इस वीडियो में आज हम जो है 3 चैप्टर्स को मोस्टली कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग और चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक, इसके अंदर जो आने वाला अपकमिंग बोर्ड का पेपर है 2025 का, उसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं अगर उन पे हम फोकस करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। उससे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? विच असेंबल, जो असेंबल करता है, एंड इंट्रीगेट्स, और इंट्रीगेट करता है मैन मटेरियल मनी और मशीन्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग सिंपल शब्दों में, एक प्रोसेस होता है जो असेंबल करता है, इंट्रीगेट करता है हमारे 4 एम्स को। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग हमारा असेंबल और इंट्रीगेट्स करता है 4 एम को। 4 एम में हमारा मैन भी आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, ठीक, मनी आ जाएगा और मशीन आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं। किस में करते हैं? डिपार्टमेंट्स में करते हैं। ठीक, सिमिलर एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो ये डेलीगेशन की डेफिनेशन है जो बेसिकली हमें आनी चाहिए। इसके अलावा डेलीगेशन में एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो है ट्रांसलेट करता है हमारा प्लान्स इनटू एक्शन। ठीक, तो एमसीक्यू के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारा पहला टॉपिक था ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है आएगा ही आएगा किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे केस स्टडीज़ की फॉर्म में आए, चाहे अगर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए, वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है वो हमें इसमें दिखाया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। ठीक, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करना होता है और वर्क को डिवाइड करना होता है इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। इसमें हमें ध्यान रखना ये वर्ड्स ही लिखने हैं एग्जाम में अगर आता है। आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है एंड डिवाइडिंग द वर्क to be done in specific activities। ठीक, इसके अंदर जो भी हमारे पास काम होता है उसे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर बांट लेते हैं। ठीक, और ये जो
काम होता है इन्हें फिर वर्कर्स को हम असाइन करना शुरू कर देते हैं। बर्डन ऑफ वर्क जो है वो एम्प्लॉयज शेयर करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ये हमारा पहला हो गया जिसमें आपको लिखना है। इसमें आप ये लाइन भी लिख सकते हो, बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज, कि बर्डन ऑफ वर्क जो है कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज। जो वर्क का बर्डन है वो एम्प्लॉयज के बीच में बांट दिया जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी लिखा जा सकता है इसके अंदर, अवॉइड या हेल्प्स इन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक, इसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्क हमारा किसका प्रिंसिपल है? फ्योल का प्रिंसिपल है, ये भी ध्यान रखना है। ये तो पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमारा ये होता है। दूसरा स्टेप होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक जैसे लोगों का या एक जैसी एक्टिविटीज़ का ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम लिखेंगे एक्टिविटीज़ which are similar in nature are grouped together। ठीक, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अब कंपनी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, सेल्स है, ठीक है, प्रोडक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है, फाइनेंस है, ठीक है, HR है। तो इनके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया गया है। हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे मार्केटिंग अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स, इन दोनों सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है, दोनों रिलेट करती हैं आपस में एक दूसरे से, तो हम इसका एक ग्रुप बना सकते हैं, मार्केटिंग। ठीक, ऐसे करके सिमिलर एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग की रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई वो सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड, या फिर हम बात करें एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चली जाएंगी। ठीक, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ये ध्यान रखना, हेल्प्स इन अचीव कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कोऑर्डिनेशन को अचीव करने में मदद करता है। ठीक, तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज कैन बी grouped together as marketing। ठीक, तो हम सेल्स और एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग में ग्रुप कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन हासिल करने में मदद करता है हमारी। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तीसरा, 4 स्टेप्स होते हैं। तीसरा, डिपार्टमेंट बन गए, अब क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हम ड्यूटीज़ को असाइन करना शुरू करेंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्क एम्प्लॉय को देना है। ठीक, एम्प्लॉय को हमें वर्क देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वर्क एज पर एम्प्लॉय
स्किल देना है। मतलब जो भी वर्क एम्प्लॉय को दिया जाएगा वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर मैच होना चाहिए। किस चीज़ के बीच में, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मैच होना चाहिए। किसके बीच में? वर्क के बीच में और एबिलिटीज़ के बीच में। ठीक, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉय के बीच में और वर्क के बीच में हमारा मैच होना चाहिए। इसके अंदर हम ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, इसमें इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो? तो इंग्लिश में इसमें लिखने के लिए आप अपने नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अंदर हम लिखेंगे कि एलोकेट वर्क टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज पर देयर स्किल्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप वंस, या फिर ऐसे करके लिखना आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन, आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन we allocate work to employees of each department as per their skills। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसके बाद ये लिख सकते हो there must be लिखना, there must be a proper match between nature of work and ability of employee। तो इन ये बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अगला और आखिरी, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक, ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हर एम्प्लॉय को हमें ये बताना है फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he is accountable। मतलब इसके अंदर हमें ये एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि ईच इंडिविजुअल, हमारे एम्प्लॉय के हर इंडिविजुअल को, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर्स कहाँ से लेने हैं काम करने के, और काम करने के बाद जवाब किसे देना है, अकाउंटेबल किसे होगा वो, कि काम हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कैसा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक, तो इस चीज़ के लिए वो जवाबदेह होगा। तो इसके अंदर हमें बस यही लिख देना है, आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एक बार जब ड्यूटीज़ असाइन हो जाएंगी we have to establish superior and subordinate relationship। Every worker must know from whom he has to take order and to whom he is accountable। ठीक, तो ये लाइन आपकी नोट्स में भी लिखी हुई है, ये लाइन ज़रूर लिखनी है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बाद अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो वैसे तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आता है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करूं, एक बार रीड जरूर कर लेना, MCQ पर्पस से पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस या फिर नीड। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग की हमारी इसमें आती है। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा शॉर्ट में समझा देता हूँ, स्पेशलाइजेशन आता है। क्यों आएगा?
क्यों का जवाब लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक, दूसरा अगर हम देखें, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक, तो अभी हमने देखा लास्ट ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप क्या था, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मतलब हमें ये पता, हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि किससे वो ऑर्डर लेगा और किससे वो अकाउंटेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि क्लैरिफाई करता है, ठीक, कि कौन किससे ऑर्डर लेगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज करके लिख देना, रीज़न में लिखना है हमें, क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड responsibility through organizational structure। कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से अगर हम बात करें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लैरिटी होती है, हर एम्प्लॉय जानता है उसे किससे ऑर्डर लेना है और किसे अकाउंटेबल है, मतलब किसे जवाब देना है। अगला आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये हमारा दूसरे वाले पॉइंट का एक सब पॉइंट बन जाता है एक तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, जब क्लियरिटी होगी किस में, वर्किंग रिलेशनशिप में, जब हर एम्प्लॉय जानता होगा कि उसे किससे ऑर्डर लेना है और किसे वो अकाउंटेबल है काम करने के बाद, तो एक तरीके से देखा जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है, या डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये दोनों टॉपिक। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो फोकस कर सकता है प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। ड्यू टू डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, top level management can focus on future plans and policies। ठीक, ये हो गया। चौथे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि ऑब्वियस सी बात है डिवीज़न ऑफ वर्क देखने को मिलेगा हमें। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या लाएगा, स्पेशलाइजेशन लाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमारे स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक, स्पेशलाइजेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, और वेस्टेज नहीं होगी इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, अंग्रेजी में लिखी हुई है नोट्स के अंदर। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, अवॉइड ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट। मतलब प्रॉपर असाइनमेंट होगा जॉब्स का तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होंगे। ठीक, ये हो गया एडेप्शन टू चेंज। ठीक, एडेप्शन टू चेंज हमारा अगला आ जाता है एडेप्टेशन टू चेंज। इसके अंदर हमें लिखना है, आपको याद क्या करना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है या ऑर्गेनाइजिंग होती है हमारी, वो हमारी मदद करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे,
अभी आगे, तो उसमें आप देखोगे कि दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हमारा जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है हम उसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, हमारे आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग, किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो हल्के हल्के हर कंपनीज जो हैं, सारी कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं, अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि अगर टाटा की ही बात करो तो वो ईवी कार्स लाने का प्रोसेस में है। बहुत सारी आपकी जो है बाइक्स, शायद मैं भूल गया नाम कौन सा है, एक्यूरेटली ध्यान नहीं है, टीवीएस है जो कि अपनी सीएनजी बाइक निकाल भी चुका है। ठीक, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग ये जो है नए नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के अलावा ओला को हम जानते हैं, ओला की स्कूटीज़ आपने देखी हैं, तो इस फील्ड में और भी बिजनेस में उतर चुके हैं। एक्टिवा की अभी रिसेंटली ही मैंने वीडियो देखी थी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो लॉन्च हो गई है। ठीक, तो एक्टिवा देखो पहले पेट्रोल सेगमेंट में अपनी स्कूटीज़ वगैरह लेके आता था, अब उसने अपनी एक नई डिवीज़न खोल दी। तो ये क्या है, मॉडिफाई कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक, नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं किस में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अगला, इसमें आखिरी हमारा जो होता है वो आपका होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। भैया अभी हम आगे पढ़ेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें हम देखेंगे, ये पॉइंट तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि डेलीगेशन और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो दोनों ही हमारे मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में, ख़ास तौर से क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें, डेलीगेशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो अपने रूटीन वर्क्स को शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। ये 1:1 होता है, ये ध्यान रखना, एक मैनेजर इंटू एक एम्प्लॉय होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो होता है वो पूरे लेवल पे जो पावर्स होती हैं, अथॉरिटी होती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो फ्यूचर मैनेजर्स हम कह सकते हैं वो क्रिएट होते हैं हमारे। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की वजह से अगर हम देखें तो कह सकते हैं डेलीगेशन तो क्रिएटली करता है, हमारे फ्यूचर क्लियरली करता है, फ्यूचर मैनेजर्स को क्रिएट करते हैं। तो इससे हमारे एम्प्लॉयज़ डेवलप होते हैं। एक आपका ये हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंस है, रीड कर लेना, याद रहनी चाहिए, केस स्टडीज़ वगैरह में आ सकती हैं, वैसे एमसीक्यूज़ में क्योंकि ये केस स्टडीज आएंगी उनमें मिल सकती है। ठीक, अगला अगर हम देखें तो हमारा एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एक बच जाता है। भैया एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा, स्ट्रक्चर की वजह से, एम्प्लॉयज़ हमारे फुल्ली ट्रेंड हो रहे हैं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ देखने को हमारे लिए बिकम्स ईजी, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर जो होता है वो और डिपार्टमेंट्स को ऐड करने में मदद करता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमें यही पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, ठीक है, इन दोनों में से वो एक जरूर देंगे, पहचानने को आएगा। ठीक, केस स्टडी में पहला होता है फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, उसके बाद हम डिविजनल पे जाएंगे, क्योंकि एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक लाइन बता देता हूँ, केस स्टडीज़ के लिए ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक नेटवर्क होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी दो तरीके का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को पहले कवर करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 2-3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं आपको बेसिकली। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, जो भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, अगर केस स्टडी में सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, हम खाली एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा हमारा अगर हम खाली एक ही बनाते हैं प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो कोई भी बना रहे हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल मारुति ले लेते हैं। मारुति कंपनी जो है, क्योंकि वो सिंगल ही प्रोडक्ट बनाती है, कार बनाती है,
तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में किया क्या जाता है, फंक्शन में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में वर्ड क्या आ रहा है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की मैं बात करूं, फंक्शन का मतलब होता है काम। ठीक, फंक्शन का मतलब होता है काम। तो यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि काम के अकॉर्डिंग कैसे बनाए जाएंगे, तो ये अगर स्ट्रक्चर, अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये स्ट्रक्चर बना भी देना, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मत लिखना, मारुति ही लिखना। ठीक है, और उसके मारुति में यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी जो होता है हमारा, वो हमारा इसमें आ जाता है, डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं। अब इसमें काम के हिसाब से तो कार में क्या क्या काम होंगे भैया, कार को मैन्युफैक्चर करना होगा, हाँ करना होगा, तो ये किस में हो जाएगा, प्रोडक्शन का काम। तो ये एक डिपार्टमेंट बन गया हमारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में के अलावा कार को अगर हम बात करें, बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स वगैरह हमें ख़रीदनी होंगी, रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदना होगा, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कौन लेके आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पैसा लाने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। सेल्स का और एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों सिमिलर नेचर के काम हैं, तो ये मार्केटिंग में चले जाएंगे। हमने पहले ही बात की थी, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये हमारी यहाँ पे चली जाएंगी। और तीसरा भाई, पैसा कर लिया इकट्ठा, सेल्स की भी तैयारी कर ली, अब सामान बेचेगा कौन, एडवर्टाइजमेंट कैसे करा जाएगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, उसके लिए मशीन्स आ चुकी हैं, लोग चाहिए नहीं चाहिए, तो यानी कि पर्सनल। ठीक, तो हमें पर्सनल चाहिए होंगे, मतलब वर्कर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमारा पर डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा, हमारे डिपार्टमेंट का नाम होगा एचआर डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये हमारे ऐसे करके हमारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ देखो, काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो हमारा वर्क होता है उस वर्क के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हम हमेशा सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ही डील करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ये ध्यान रखना, यहाँ पे नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्यों, हर काम का ही डिपार्टमेंट अलग है, जब हर काम का डिपार्टमेंट अलग है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे हो जाएगा। जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो खाली प्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंस वालों को उनसे मतलब नहीं, मार्केटिंग वालों को उनसे मतलब नहीं, एचआर वालों को उनसे मतलब नहीं, तो खाली प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आपको और क्या इसमें पढ़ना है, इसके बाद अगला आपको इसमें इंपॉर्टेंट है मेरिट्स। ये जरूर जरूर पढ़ के जाने हैं। देखो मेरिट्स याद करने की पहली ट्रिक आपके लिए बहुत ईजी सी, क्या है मेरिट्स याद करने की पहली ट्रिक, पहली ट्रिक है मेरिट याद करने की। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहला मेरिट आप इसी से याद कर सकते हो। सबसे पहला फायदा मिलेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। हर एम्प्लॉय, अगर मैं बात करूं हर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, वो खाली अपने ही डिपार्टमेंट के काम कर रहे होंगे, अपना ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो अपने काम में बेस्ट होंगे नहीं होंगे। या हम बात करें यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है, डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से हमें फंक्शनल जो है स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक, बेटर डिवीजन ऑफ वर्क या बेटर डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा बुक में भी लाइन लिखी हुई है, एम्प्लॉय हैव टू डू सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट विच इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टास्क करते हैं परफॉर्म, जिससे उनकी इफिशियंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला दूसरा इससे फायदा क्या मिलेगा, हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक, हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक, ऑल पर्सन्स वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलाइज्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब, इट मेक द कोऑर्डिनेशन ईजियर एट डिपार्टमेंटल लेवल। मैं कोऑर्डिनेशन आपस में दो डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही जो काम कर रहे हैं, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो सब अपने काम को करने में स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमें हाई देखने को मिलेगा। तीसरा, इफिशिएंसी
भैया ऑब्वियस सी बात है, डिवीज़न ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार 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 कर रहा है, एक ही डिपार्टमेंट में वही काम कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का ही काम देख रहा है, वो एक्सपर्ट हो चुका है उस काम को देख देख के, बिल्कुल उसकी इफिशिएंसी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक, मैंने इसमें इसलिए बुक में लिखा भी है, मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन विच मेक्स देम स्पेशलाइज्ड एंड इम्प्रूव देयर इफिशिएंसी। मतलब मैनेजर्स जो होते हैं एक डिपार्टमेंट के, वो सेम फंक्शंस को, सेम काम को बार 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 करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो स्पेशलाइज जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन की वजह से इफिशिएंसी आती है। इसको अपने घर के एग्जाम्पल पे लेके देख सकते हो। जैसे कि अगर कोई भी काम घर पे करती है, मम्मी को ही ले लो, मम्मी रोटी बनाती हैं तो उनकी रोटी बिल्कुल सटीक बनेगी। अगर तुम बनाओगे तो तुमसे 1 घंटे में नहीं बनेगी, मम्मी 1 मिनट के अंदर बना देंगी। तो ये होती है हमारी, ठीक है, इफ़िशियंसी। और वेस्टेज भी नहीं होगी, कॉस्ट भी कमाएगी। इफिशियंसी का मतलब एक तरीके से कॉस्ट ही कमाएगी, वेस्टेज भी नहीं होगी। तुम बना के कभी देख लेना, चाय बनाने की कोशिश कर लेना, पता लग जाएगा। ठीक, अगला चौथा, मिनिमाइज कॉस्ट। भैया मिनिमाइज तो होगी ही कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के ही सारे फॉर्म बता रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं मिलेगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा, इफ़िशियंसी बढ़ी हुई होगी, तो कॉस्ट तो मिनिमाइज होगी ही होगी। लीड टू, ठीक, जो अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। मतलब क्या है कि हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को नहीं मिलता। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने की वजह ना होने की वजह से मिनिमाइज कॉस्ट, हमारी कॉस्ट जो होती है वो कम आती है। ठीक, इसके अलावा इसमें 2 और आ जाते हैं हमारे, जो आप याद कर सकते हो। 5वां पॉइंट हम ले लेते हैं हमारा प्रॉपर अटेंशन। मतलब प्रॉपर अटेंशन, देखो सारे डिपार्टमेंट्स का अब एक ही काम है, ठीक, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम एक ही काम कर रहे हो तो उस काम पे ही ध्यान दोगे नहीं दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इट लीड्स टू, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू attention as one executive has to supervise narrow span of management। ठीक, अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये एक नया वर्ड आ गया है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने वर्कर्स को अपने अंदर अच्छे से हैंडल कर सकता है, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका कहलाता है। ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक, दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय, ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि ये इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा, वो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 तरीके का होगा, नैरो होगा और वाइड होगा। अब नैरो और वाइड का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर के अंदर 2 वर्कर ही होंगे, और वाइड वाले के अंदर एक मैनेजर के अंदर कई सारे वर्कर होंगे। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट की वजह से प्रॉपर अटेंशन देखने को मिलेगी। अगर स्पैम ऑफ मैनेजमेंट जो है अगर हमारा, वो अगर हम देखें वो नैरो है, यहाँ यही तो बात हो रही है, नैरो, एज वन एग्जीक्यूटिव हैज़ टू सुपरवाइज नैरो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। नोट्स में लिखवाया मैंने अलग से, तो इसकी वजह से क्या होगा, नैरो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट की वजह से अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर अटेंशन देखने को मिलेगी। ठीक, अगला पॉइंट, ईजी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कराना इजी है, क्यों इजी है, ट्रेनिंग कराना इजी इसलिए है क्योंकि जो है एम्प्लॉयज़ को खाली लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स सीखने हैं। मतलब एम्प्लॉय को सारे काम नहीं सीखने। जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने गया वो खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड काम सीखेगा।
जो फाइनेंस में गया वो फाइनेंस से रिलेटेड, जो मार्केटिंग में गया वो मार्केटिंग से रिलेटेड काम सीखेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। डिवीजन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट से, वो इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले, फिर डिवीजन स्ट्रक्चर देख लेंगे, मतलब डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में क्या क्या है? पहला, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, देखो कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। मतलब जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। भाई प्रोडक्शन वाला है वो अपने हिसाब से काम करेगा, फाइनेंस वाला अपने हिसाब से काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक। तो वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा वेटेज देंगे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सफ़र होगा। दूसरा, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। हेडिंग्स आपको बुक में भी मिल जाएंगी। डिफरेंस इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होगा, जैसे हम अभी पढ़ा हमने कि सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग से काम करेंगे। जब वो अपने अकॉर्डिंग से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट आपस में टकराएंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, तो जिसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, जब ऑल डिपार्टमेंट हेड्स वर्क एज पर देयर ओन विशेस, सारे डिपार्टमेंट हेड अपनी विशेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, विच मेक्स इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, जिसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट में लीड टू प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे डिपार्टमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन पास होने में दिक्कत आएगी। ठीक, इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट, डिपार्टमेंट आपस में लड़ भी सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? जब दो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट टकरा जाएंगे, वही वाली बात वहाँ पे जो पीछे मैंने करी थी वो यहाँ पे एक्यूरेटली बिल्कुल सही बैठेगी। वहाँ तो कोऑर्डिनेशन में देखना था, वहाँ इंटरेस्ट वाली बात नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे तो हमें यही देखना है कि इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज होने की वजह से इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स के अंदर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट जो है वो आपस में टकराएंगे, कॉम्पिटेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से समस्या आएगी। तो यहाँ लिखा भी है, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कम्पिटेबल। मतलब जब इंटरेस्ट जो होंगे दो डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेबल नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस मिलेंगे। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है ज़्यादा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में लिख लेना, मैंने लिखवाया भी है, सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है ज़्यादा डिस्काउंट दें ताकि सेल इंक्रीज हो, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है भैया इससे खर्चा बढ़ जाएगा, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहाँ से करूँगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, दिक्कत आएगी, नहीं करना। ठीक, कॉस्ट भी बढ़ेगी, इससे रिवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो रिवेन्यू तो कम हो जाएगा, इससे हमारा रिवेन्यू कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अगर देखें तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। चौथा पॉइंट ले सकते हो इसमें, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है, एक एम्प्लॉई जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जल्दी जाके काम नहीं कर सकता। ठीक, मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना सीख गया वो फाइनेंस में जाके थोड़ा नहीं काम कर लेगा। जो फाइनेंस वाला है मार्केटिंग में नहीं कर सकता, ऐसी मार्केटिंग वाला एचआर में नहीं कर सकता। ठीक, तो सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें in functional structure, employees are trained in one skill only, they cannot be transferred to other department। इसमें आप ये लाइन लिख सकते हो कि इन फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉयज आर ट्रेंड इन वन स्किल, एम्प्लॉयज को खाली एक ही स्किल में ट्रेन किया जाता है। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अ डिपार्टमेंट, उन्हें हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा आता है डिवीजन स्ट्रक्चर। फटाफट से पढ़ लेते हैं। डिवीजन स्ट्रक्चर में क्या सीन होगा, टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब हमारी कंपनी जो होगी वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होगी। ठीक, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो बना रही होगी तो हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर है। मतलब किसी केस स्टडी में अगर ऐसा लिखा हुआ है कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो आपका डिवीजन स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा होगा। ठीक, डिवीजन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप रिलायंस ले सकते हो।
ठीक, रिलायंस की एक डिवीज़न है जियो नाम से, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही है। एक पेट्रोल, रिलायंस पेट्रोलियम, फ्यूल वगैरह के फील्ड में काम कर रही है। रिलायंस पावर जनरेशन की फील्ड में काम कर रही है। ट्रेंड्स आपको पता ही है, कपड़ों के उसमें काम कर रही है। ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड अलग कंपनी है, ट्रेंड अलग कंपनी है। एक कंपनी है ट्रेंड अलग है, वो टाटा की कंपनी है। ठीक, हमने यहाँ बात करी है ट्रेंड्स की, जो कपड़े वगैरह देती है। ठीक, तो ये हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर है। अब डिवीजन स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है, इसमें देखो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाए गए। रिलायंस पावर, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस जियो। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पे। जैसे अब जियो के फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मिलेंगे। प्रोडक्शन, सिम का जहाँ हो रहा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके लिए पैसा चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स के लिए होगा। एचआर अलग होगा। ऐसे ही पेट्रोल का जो है रिफाइनिंग प्रोसेस होगा तो उसे प्रोडक्शन में ही डाल देता हूँ मैं। फाइनेंस पैसा हो गया। अगर बात करें मार्केटिंग, बेचना भी तो है, एचआर लोग भी चाहिए काम करने के लिए। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में आपको, मतलब हर प्रोडक्ट के अंदर आपको फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बटे हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मेन यहाँ पे सबसे पहला जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा वो प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, फिर फंक्शन के बेसिस पे होगा। ठीक, तो डिवीजन स्ट्रक्चर का जो होता है वो इससे ज़्यादा स्कोप होता है, इसलिए कहते हैं कि ये नए ग्रोथ में मदद करता है। क्यों मदद करता है, अब मान लो रिलायंस जो है कार बनाना चाहता है, तो उसे कुछ नहीं करना है, एक नया डिपार्टमेंट जोड़ देना है कार का। ठीक, फंड्स लगेंगे, पैसा लगेगा, मैंने माना इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन हाँ एक नया डिपार्टमेंट जोड़ना आसान है। लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर चल रहा है, हमें डिवीजन में जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए आप देखो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। प्रोडक्शन यहाँ पे भी होगा प्रोडक्शन, और यहाँ पे भी होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है नहीं है। फाइनेंस और फाइनेंस यहाँ पे भी होगा, और फाइनेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो ये समस्या देखने को मिलेगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। ठीक, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर हम बात करें मेरिट्स, भैया वो फंक्शन के हिसाब से था तो फंक्शनल स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन था। ये प्रोडक्ट के हिसाब से बना हुआ है तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। हर डिवीज़न प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। जियो का मैनेजर अलग, पेट्रोल का मैनेजर अलग, पावर का मैनेजर अलग। ठीक, सबके मैनेजर्स अलग अलग होंगे, नहीं होंगे वो। अब हर डिवीज़न का हेड मतलब अलग अलग होगा, उसके पास अपने डिपार्टमेंट के सारे फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, सबका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ हेड की बात कर रहे हैं, हेड को तो सब आना चाहिए। ठीक, हर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। क्या, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे वो अपने प्रोडक्ट बनाने में स्पेशलाइज होंगे। डिवीजनल हेड गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब डिवीजन हेड्स जो होंगे उन्हें एक्सपीरियंस गेन होगा फंक्शंस से रिलेट करते हुए जो उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड फंक्शन है उन सब में। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन help in development of skills in a divisional heads and employee which prepare him for higher position। मतलब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो हेल्प करता है स्किल्स को डेवलप करने में, किसके अंदर, डिविजनल हेड्स मतलब मैनेजर्स के अंदर, ताकि वो आगे हायर पोजीशन को हासिल कर सकें। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, ये ही जिम्मेदार है, जियो का मैनेजर ही जिम्मेदार है जो जियो के सिम के पैसे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए भी कायदे में देखा जाए वैसे अंबानी ही है, अगर, लेकिन अगर हम बात करें जियो की सेल्स या तो बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ेगी तो चलो छोड़ दो, अगर बाई चांस से कम हो गई तो जिम्मेदार कौन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है। ठीक, अगर ये कहेगा ये जिम्मेदार है तो ये उससे पूछा जाएगा भैया तू क्या कर रहा था, तूने क्यों नहीं देखा, तू तो इन सबका हेड था, फिर तो सबको देखना था। ठीक, मार्केटिंग वाला कहेगा साहब मैं फेल हुआ क्योंकि जो है एडवर्टाइजमेंट वालों ने
एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं किया है, सेल्स वालों ने अच्छी नहीं करी, ठीक है, प्रोडक्शन वाले समय पे जो है सामान नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो फिर इससे पूछा जाएगा भैया तूने क्या किया, तूने क्यों नहीं देखा कि काम समय पे नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर सेल सही से नहीं हो रही है, तो जिम्मेदार यही शख्स माना जाएगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है इसके अंदर, ठीक, मतलब कौन जवाबदेह है ये बात फिक्स है। ठीक, डिवीजन हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट, मतलब डिवीजन हेड जो होंगे वो अकाउंटेबल होंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट से रिलेट करते हुए। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिवीजन, ही कैन नॉट ब्लेम अदर डिपार्टमेंट, मतलब अगर हम बात करें वो ही रिस्पॉन्सिबल है अपने डिपार्टमेंट के पुअर परफॉर्मेंस के लिए, वो किसी और डिपार्टमेंट को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये किसे ब्लेम करेगा, पेट्रोल वाले को, सिम का पेट्रोल से क्या मतलब, ये टेलीकम्युनिकेशन, ये पेट्रोल अलग है, इसे थोड़ी नहीं कर देगा, ठीक, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा फास्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक, फास्ट डिसीजन मेकिंग मतलब डिवीजन मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो कोई भी डिसीजन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, जिससे क्या होगा, विच मेक डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव, जिससे डिसीजन जो है वो जल्दी ले जाएंगे और इफेक्टिव हो जाएंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैंने अभी बताया, नया प्रोडक्ट कार बनाएगा अंबानी तो कार का एक डिपार्टमेंट खोल देगा। इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू डिवीजन, ठीक, एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि नई डिवीजन खुल जाएगी कार, इससे इस पर कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल के लिए तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक, तो ये सिचुएशन आ जाएगी हमारी, तो ये हमारा इसमें आ जाता है डिवीजन स्ट्रक्चर का। अगर इसकी हम बात करें कोड याद करना चाहो, चौथा आपका रह जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसका कोड वैसे होता है सेफ, ठीक, सेफ मद में आप ले सकते हो एस स्पेशलाइजेशन, ए से अकाउंटेबिलिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग, और ग्रोथ एंड आपका एक्सपेंशन आपका ई से हो जाएगा, ठीक, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक, इसके बाद इसके डीमेरिट, ये तो पता होने चाहिए। इसके डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो इसके डीमेरिट्स हैं आपके कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा हमें, ठीक, आपस में डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लड़ सकते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। लिखा भी है बुक में, कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक, मार्केटिंग वाला कह रहा है मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए यार 50 लाख रुपए, प्रोडक्शन वाला कह रहा है चल तो 50 लाख तू ले जाएगा, तो मैं 50 लाख में कहाँ से प्रोडक्शन करूँगा, तो समस्या है, तो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। दूसरा कॉस्टली, क्यों कॉस्टली, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को मिलेगा, हमने बात की थी नहीं की थी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, प्रोडक्शन फाइनेंस हर जगह मौजूद है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कार खोलेंगे तो कार में भी, तो सबसे बड़ी समस्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी ये समस्या देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? यहाँ पे भी ये समस्या इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि हर डिवीज़न अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो समस्या आएगी ही आएगी। ठीक, मैनेजर्स हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू हिज पर्टिकुलर डिवीजन, छोड़ दो इस लाइन को, मैनेजर, इसको ध्यान देखो, मैनेजर में ओनली कंसर्न अबाउट हिज डिविजन्स ओनली एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब मैनेजर्स जो होंगे खाली अपने डिवीजन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, बाकी कहेंगे बाहर में जाए दुनिया, हमें मतलब नहीं, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपके छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं तो वो खाली रीड कर लेना, ठीक। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें फिक्स चेन होती है अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, इसमें फिक्स चेन होती है हमारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की, ठीक। इसमें लिखा भी है इन एन एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एन एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड, इट कैन बी फंक्शनल और डिवीजन, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शनल भी हो सकती है और डिविजनल भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके फीचर्स पढ़े हैं कुछ बुक में लिखे हुए हैं, जैसे इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये जानबूझ के बनाई जाती है, ठीक।
टॉप लेवल में जानबूझ के बनाएगा बेस्ड ऑन रूल्स, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब यहाँ पे पर्सनल टॉक्स नहीं होती, खाली ऑफिशियल मैटर्स पे बात की जाती है। इसके अलावा क्लियरली डिफाइंस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ठीक, बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। ठीक, ये हमारा इसमें आ जाएगा। इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो एडवांटेजेस में पहला होता है हमारा फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे फिक्स होगी। एवरीबडी नोज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस क्लैरिफाई हु हैज़ टू रिपोर्ट होम, मतलब यहाँ हर इंसान जानता है कि उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक, इससे क्या होगा, दिस क्लैरिफाई हु हैज़ टू रिपोर्ट होम, ये क्लैरिफाई कर देगा कि कौन इंसान किसे रिपोर्ट करेगा। ठीक, अगला क्लियरिटी ऑफ जॉब, किसे क्या काम करना है ये देखने को मिलेगा। मतलब देयर इज क्लियरिटी ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो क्लियरिटी होती है जॉब की, किसे क्या काम करना है, उसकी काम फिक्स होता है, तो इससे जो है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड देखने को मिल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ कमांड का वो यहाँ पे लगेगा। यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन इस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो स्कॉलर चेन जो है वो फॉलो करी जा रही होगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चौथा अगर हम बात करें इसमें मिल सकता है हमें इजी टू अचीव गोल्स। ठीक, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, इजी टू अचीव गोल, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा हमें। ठीक, कोऑर्डिनेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा हमारे मैनेजमेंट सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का हमारे, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज और मेटेरियल दोनों रिसोर्सेज का। ठीक, अगला स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बिहेवियर जो होगा मतलब एम्प्लॉयज़ का वो पहले से ही प्रिडिक्टेड होगा, मतलब हर एम्प्लॉय जो है वो, अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो रूल्स और जब रूल्स वगैरह उसे गाइड करेंगे तो उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, क्योंकि जो बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का वो फेयरली प्रेडिक्टेड हो जाएगा, आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि प्रोसीजरल डिले, अगर हम बात करें लिमिटेशन की। ठीक, डिले किस चीज़ में, इन्फॉर्मेशन को कन्वे होने में। स्कॉलर चेन है भैया, स्कॉलर चेन की वजह से इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जाएगी। द वर्क इज बेस्ड बाय रूल विच कॉजेज अननेसेसरी प्रोसीजरल डिलेज बिकॉज कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू स्कॉलर चेन लिखा हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्कॉलर चेन की वजह से होगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूशियल डिले होगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉय हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग, मतलब एम्प्लॉय खाली वही काम करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड है जो उनसे कहा जाएगा भैया। ठीक, फिक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें वही काम करना है, उसके अलावा वो कोई और नहीं काम करेंगे, तो इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तीसरा और आखिरी लिमिटेड स्कोप। ठीक, ठीक, इसमें मतलब क्या है, लिमिटेड स्कोप, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज, इट इज प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क, मतलब यहाँ पे जो है वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गिव्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ओनली, इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड टैलेंट्स। इसका लिमिटेड स्कोप होता है क्योंकि यहाँ पे खाली वर्क के ऊपर ध्यान दिया जाता है और ह्यूमन रिलेशनशिप और टैलेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है इनफॉर्मल। ठीक, तो इनफॉर्मल भी अच्छे से पढ़ना है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। फॉर्मल मैंने ऐसी समझा दी होगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो ये अच्छे से पढ़ो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमारी क्रिएट हो जाती हैं एक नेटवर्क की वजह से, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में क्रिएट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जब एम्प्लॉय जो है पर्सनल इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का वर्क प्लेस पे आपस में एक दूसरे के साथ, तो उनमें सोशल रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये डेलिबरेटली नहीं बनाई जाती है। ठीक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, ये पहली बात कि
ये पर्सनल इंटरेक्शन से बनती है वर्कर्स के या लोगों के वर्क प्लेस पे, ठीक। दूसरा अगर बात करें इसके फीचर्स, नॉट डेलिब्रेट, ये जानबूझ के नहीं बनाई जाती, ये अपने आप बन जाती है। नो रूल्स, इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं है, ठीक है। नो फिक्स लाइन ऑफ नो स्केलर चेन लिख सकते हो, यहाँ कोई स्केलर चेन नहीं होती फॉलो करने के लिए, ठीक। इसके अलावा पर्सनल, ठीक, यहाँ पे हम एक दूसरे की फीलिंग्स को अपने दिमाग में रखते हैं, पर्सनल टॉक्स भी हो जाती हैं, ठीक। नो स्ट्रक्चर, कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या लिख सकते हो नो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे पास कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसमें इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। इसके फ़ायदे, पहला फ़ायदा जो वहाँ पे नुकसान था, स्पीड, क्या वहाँ पे डिले हो रही थी ना इन्फॉर्मेशन को पास होने में, यहाँ स्केलर चेन ही नहीं है तो डिले हो ही नहीं सकता। प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, ठीक, विच लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, चेन ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फ्लो करेगी हमारा। दूसरा, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, मतलब क्या है, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स इन द इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करती हैं, इसमें ये वर्ड लिखने हैं मेन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करती हैं, ठीक। अगला, क्विक सोल्यूशन, समस्या का जल्दी जो है सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, ठीक। क्यों मिल जाएगा, बिकॉज, इसके पीछे रीज़न है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिकॉज सबऑर्डिनेट कैन स्पीक आउट देयर व्यूज इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर्स, ठीक। ये भी लिख सकते हो, बुक वाली लाइन में लिख सकते हो, बिकॉज द सबऑर्डिनेट कैन स्पीक आउट देयर माइंड बिफोर ऑफिसर्स, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो आसानी से अपने व्यूज़ को सुपीरियर्स के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। कैन स्पीक आउट की जगह अगर आप चाहो तो प्रेजेंट वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया इसके डीमेरिट्स। अगर डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स में आपका आ जाता है, ठीक, इसमें सबसे पहला रूमर्स, भैया रूमर्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा हमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, रूमर्स देखने को मिलेंगे। ऑल, इसमें लिखा भी है बुक में, ऑल पर्सन्स इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेसली एंड समटाइम्स आर रॉन्ग थिंग्स इज कन्वेड टू द अदर पर्सन, ठीक। मतलब जो पर्सन्स होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो केयरलेसली टॉक करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाता है। दिस मे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम। अक्सर क्या होता है, जब भी मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस लेके आने की कोशिश करता है, तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एम्प्लॉयज़ की, ये उसे अपोज करने की कोशिश करते हैं। अगला, प्रियोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, यार दोस्तों की ज़्यादा अहमियत है ऑफिस के काम से ज़िंदगी में, तो यहाँ साफ साफ लिखा है, इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ नॉर्म सेट बाय द ग्रुप आर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब कभी कभी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या अपने साथ वालों के पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के मुकाबले, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, वो ख़त्म करके हमारा 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डेलीगेशन।
डेलीगेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेलीगेशन क्या करता है? डेलीगेशन अलाउ करता है किसे? मैनेजर को क्या करने में? अपना वर्कलोड कम करने में। अब वर्कलोड वो कैसे कम करेगा? वर्कलोड कम करेगा वो अपने काम को, अपने असाइन करेगा अपने रूटीन वर्क को वो असाइन कर देगा किसे? जूनियर्स को या सबऑर्डिनेट्स को। ठीक, तो ये हमारा डेलीगेशन होता है। मतलब डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस हिज वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन वर्क टू जूनियर्स। ठीक, डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, एक मैनेजर जो होता है वो अपना वर्कलोड कम कर देता है अपने रूटीन वर्क को जूनियर्स को देके। इट मीन्स ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट्स। मतलब डेलीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पावर देते हैं या अथॉरिटी देते हैं कि वो अपनी प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। ठीक, एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर अथॉरिटी ग्रांटेड कैन बी टेकन बैक। मतलब तुम मैनेजर हो, तुमने एक एम्प्लॉय को काम करने को दिया, उसने अच्छे से नहीं किया, तुम उससे कहोगे तुम मत करियो कल से बेटा, दूसरे से कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मतलब अथॉरिटी जो हमने दे दी एक बार, हम उसे वापस ले सकते हैं और दूसरे इंसान को दे सकते हैं। एंड कैन बी डेलीगेटेड टू अनदर, हम दूसरे को वो काम दे सकते हैं। ठीक, एक बात ध्यान रखना, डेलीगेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि मैनेजर अकाउंटेबल नहीं होगा। ठीक, मैं इसने अपना काम जरूर वर्कर को दे दिया, मैनेजर था, मैनेजर ने अपना टास्क, अपना वर्क अपने सबऑर्डिनेट को जरूर दे दिया, लेकिन अकाउंटेबल अभी भी मैनेजर है अपने सुपीरियर्स के आगे कि भैया काम कैसा हुआ, उसकी जिम्मेदारी अभी भी इसी की होती है। अब डेलीगेशन के आपको एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके 3 एलिमेंट होते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या कहता है? अथॉरिटी का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं, पावर टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर क्या करने की, ऑर्डर देने की, या फिर पावर टू गिव ऑर्डर और टेक डिसीजन, या फैसले लेने की ताकत हमारी अथॉरिटी में आती है। डेफिनेशन में भी लिखा है, अथॉरिटी refers to the right to command his subordinates and to take action within the scope of his position। अथॉरिटी का मतलब हुआ कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड दे सकते हो और एक काम कर सकते हो अपने पोजीशन के स्कोप में, मतलब जो आपको और जो आपकी अथॉरिटी है उसकी लिमिट्स में आप काम कर सकते हो। ठीक, अथॉरिटी इज पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। अथॉरिटी जो है फैसले लेने की ताकत होती है। और क्या ध्यान रखना है, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमेशा ऊपर से नीचे आएगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल आएगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई आएगी, स्केलर चेन को फॉलो करती हुई आएगी। तो इसकी डेफिनेशन हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक, तो इट इज द ऑब्लिगेशन, ठीक, ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ठीक, अगर मैनेजर ने इसे कोई काम दिया है तो इस सबॉर्डिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्या करेगा, उस दिए हुए काम को करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स, ये ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, लोअर मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाएगी। यहाँ से यहाँ पे ऊपर वाले में अथॉरिटी में टॉप से लोअर की तरफ आएगी। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स। अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, सबॉर्डिनेट जो है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है काम करने का, लेकिन जवाबदेह है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल है किसको, मैनेजर को, जो इसे काम दिया गया है ये उसकी जिम्मेदारी इसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। अगला और तीसरा और इसका आखिरी एलिमेंट अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया हमारी जवाबदेही। व्हेन सुपीरियर assign some work to his subordinate, he is answerable to his superior for its success or failure। मतलब जब कभी कोई सुपीरियर जो होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम देगा तो ये सबॉर्डिनेट जो है ये अकाउंटेबल होगा किस चीज के लिए? उस काम के सक्सेस के या फिर फेलियर के लिए। ठीक, अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आप जवाबदेह हैं फाइनल आउटकम के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। सबॉर्डिनेट विल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन और ओमिशंस। मतलब यहाँ पे अगर काम अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेलियर हुआ तो वो एक्सप्लेन करेगा। क्या एक्सप्लेन करेगा? कि उसने वो एक्शंस क्यों लिए या फिर उससे ये गलती क्यों हुई। तो ये हमारा इसमें चला जाता है। इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़रूरी, क्योंकि इम्पोर्टेंस भी पूछी जा सकती है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट मिलता है हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। भैया इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैनेजर्स ने अपना सारा काम तो सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, रूटीन वर्क, तो अब उनके पास समय है नहीं है। ठीक, उनका वर्कलोड कम हो गया नहीं हो गया, वो जो है और इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। इससे वर्कलोड कम हो जाएगा मैनेजर्स का। मैनेजर्स यूटिलाइज देयर टाइम इन मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क्स। अब मैनेजर्स क्या कर सकते हैं और अपने इस समय का इस्तेमाल और अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक, अगला हमें मिल जाता है यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट। भाई मैनेजर अपना काम एम्प्लॉय से करा रहा है, तो एम्प्लॉय को सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं मिल रही है अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ इसलिए लिखा भी है एम्प्लॉय गेट अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स विच अलाउ देम टू डेवलप स्किल। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल कर पाएँ और स्किल्स को डेवलप कर पाए। इट मेक्स देम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। इससे वो अच्छे लीडर्स और डिसीजन मेकर बन जाते हैं। इसके बाद ठीक है, एंड डिसीजन मेकर एंड डेवलप एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशन। मतलब डेलीगेशन डेवलप एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशन। ये जो है एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन के लिए भी डेवलप करता है। तीसरा मोटिवेशन। भैया मोटिवेट तो होगा एम्प्लॉय। सबॉर्डिनेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। ठीक, बिकॉज ऑफ डेलीगेशन की वजह से सबॉर्डिनेट्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी। सबॉर्डिनेट्स को मौका मिलता है कि वो अपनी एफिशिएंसी, अपना टैलेंट, अपनी कैपेसिटी को शो कर पाए। ही फील्स एनकरेज एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर। तो इससे क्या होता है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करता है। चौथा, बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा? ठीक, डेलीगेशन में पावर्स, ड्यूटीज़, आंसर मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है नहीं है। ठीक, तो भैया कोऑर्डिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें आप यही लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन जो है वो ग्रो करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? हमारे फ्यूचर मैनेजर्स को क्रिएट करके। ठीक, डेलीगेशन क्रिएट्स फ्यूचर मैनेजर। इसमें ये लिख सकते हो डेलीगेशन हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन न्यू वेंचर्स। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन कभी नया कोई बिजनेस, कोई नई डिवीजन खोलती है तो उसके पास पहले से ही मैनेजर्स जो है वो तैयार हैं जो उसमें पोजीशन ले सकते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब ये क्या होता है? मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की मतलब होता है एक तरीके से एक ऑर्डर। स्पेलिंग गलत लिखी है, ARCH होगा। ठीक, हायरार्की जो है मतलब एक ऑर्डर हो गया आपका। एस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ आप ये लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हायरार्की में ही आता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स विच आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिस माना जाता है। ठीक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से एवरीवन नोज हु हैज़ टू रिपोर्ट होम। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एवरीवन नोज हु हैज़ टू रिपोर्ट होम। किसे किसे रिपोर्ट करना है। तो ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो ये निपट गया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन।
ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से रिलेट करता है बिल्कुल। यहाँ पे भी हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी, लेकिन एक एम्प्लॉय को नहीं की जाती है, ठीक, लेवल्स में की जाती है सारे, कई एम्प्लॉयज में अथॉरिटी को बांटा जाता है फैसले लेने का। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, पावर का, किसके बीच में, टॉप टू मिडिल लेवल और मिडिल टू लोअर लेवल, यहाँ पे ये काम किया जाता है, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये काम होता है। इट मीन्स डेलीगेट अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे जो है अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है अलग अलग लेवल्स पे ताकि वो डिसीजंस ले सकें। डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यहाँ से टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, अथॉरिटी देता है, ठीक। एवरी in decentralization authority of taking major decision policy program written at top level management। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मेन अथॉरिटी होती है वो आपकी टॉप लेवल के पास ही रहेगी और छोटे छोटे काम करने की जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो डेलीगेट कर दी जाती है मिडिल और लोअर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग फैसला करेगा फेसबुक में उसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब जो फेसबुक से वो अर्निंग्स कर रहा है, अपनी बिजनेस उसने खोल रखा है, जैसे व्हाट्सएप खरीद लिया उसने, इसके बाद ठीक इंस्टा खरीद लिया था, तो अब आगे क्या करेगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। रिलायंस जियो में 10% के शेयर्स लिए थे, ये फैसले कौन करेगा, जुकरबर्ग करेगा क्योंकि वो मालिक है। अब दिल्ली में मान लो फेसबुक का ऑफिस है, वो कितने बजे खोलना है इसका फैसला कौन लेगा, जुकरबर्ग थोड़ी नहीं लेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर तो वो फ़ोन थोड़ी नहीं करेगा, मालिक 10 बजे ऑफिस खोल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, ठीक। तो जुकरबर्ग कहेगा पागल हो गया क्या, ठीक। तो इसीलिए जो मेन अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल पर रहेगी और बाकी सारी लोगों में बांट दी जाएगी, ठीक। यहाँ हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल भी लग जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड ही होंगी, ठीक। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी वो सेंट्रलाइज होंगी। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि जो पावर है इन हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ओनली, कि खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी, ठीक। ये ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, ठीक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लिखा भी है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड दे आर इन नीड ऑफ बैलेंस बिटवीन टू। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती पूरी तरीके से, वो एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करेंगी, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जो कि फ्यूल ने भी कही है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल में। अब इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस के बाद इसके बीच का डिफरेंस, वो आप एक बार पढ़ लेना, डिटेल में मैंने पढ़ाई दिया है, वैसे आप डिफरेंस खुद पढ़ सकते हो या एक बार मैं दिखा दूंगा, अभी 2 मिनट लगेंगे, ठीक। तो फटाफट से हम पहले इंपॉर्टेंस देख रखते हैं, ठीक। क्या होगा, पहला डेवलप इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ खुद सजेशंस लेके आएंगे, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज द सबॉर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक द डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे वो सजेशंस वगैरह लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को फ्रीडम है अपने फैसले खुद लेने की। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, ठीक। फ्यूचर मैनेजर क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पे भी। इन डिसेंट्रलाइजेशन एवरी लोअर लेवल मैनेजर लर्न्स द आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन, इट इंक्रीज देयर स्किल एंड नॉलेज। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को भी पावर दे रहा है, मिडिल को भी दे रहा है। मतलब लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं वो भी अब उनके स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं और मिडिल लेवल के भी डेवलप हो रहे हैं। लोअर वाले प्रमोट होकर मिडिल पे जाएंगे, मिडिल वाले प्रमोट होकर टॉप लेवल पे चले जाएंगे। दिस प्रिपेयर देम फॉर प्रमोशन टू हायर लेवल, जिसकी वजह से वो हायर लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, ठीक। अगला क्विक डिसीजन, फैसले जल्दी होंगे, ठीक है।
क्विक डिसीजंस देखने को मिलेंगे, हमारे फैसले जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि जो बर्डन है डिसीजंस का वो एम्प्लॉयज से सबॉर्डिनेट्स के बीच में बढ़ चुका है। द बर्डन ऑफ डिसीजंस गेट डिवाइडेड अमंग वेरियस सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट विच हेल्प देम टू टेक बेटर एंड क्विक डिसीजंस। मतलब अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी अथॉरिटी मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों को ट्रांसफर कर दी है। अब उन्हें इनको यहाँ पे हेड्स जो होंगे इनको बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं पूछना कि ये काम कर दें, ये काम कर दें, तो ये अपने फैसले कुछ जल्दी ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखें रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों भैया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने सारे फालतू के छोटे मोटे काम बांट दिए, मेन मेन तो अपने पास रखे। ठीक, तो अब वो थोड़े से खाली हुए नहीं हुए, जब वो खाली हुए तो उन्हें आराम मिलेगा और वो नई पॉलिसीज़ वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। डेली मैनेजर वर्क आर असाइन टू सबॉर्डिनेट्स। यहाँ पे डेली मैनेजर वर्क जो होता है वो सबॉर्डिनेट से बांट दिया जाता है। लीव्स इनफ टाइम विद सुपीरियर, जिससे सुपीरियर्स के पास अच्छा खासा समय बच जाता है, विच दे कैन यूटिलाइज इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज, जिसका इस्तेमाल करके वो न्यू स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, फैसिलिटेट ग्रोथ, ये वहीं से चिपक के आ रहा है, देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ठीक, कैसे भैया? यहाँ पे भी फ्यूचर मैनेजर बन रहे हैं, यहाँ पे भी फ्यूचर मैनेजर बन रहे हैं। मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्स अथॉरिटी दी जा रही है सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की, तो उससे उनका स्किल्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वही बात है सेम टू सेम। दिस अलाउ देम टू वर्क इन अ बेस्ट मैनर सो डेट द प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पावर दी जा रही है फैसले लेने की, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद दे रखा है बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका। डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटिंग फॉर देयर रिजल्ट। मतलब अब जो भी फैसले आएंगे हर डिपार्टमेंट उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो भैया अकाउंटेबिलिटी हाई है, तो अकाउंटेबिलिटी हाई होगी तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अब डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंसेस एग्ज़ाम में ध्यान रखना, कभी कभी जो है आपको नेचर के पॉइंट्स दे देगा कि भैया डिफरेंस इसके बेसिस पे बताओ। ठीक, तो उसी के बेसिस पे फिर आपको बताना होता है, और अगर नहीं देगा तब भी आप नेचर के बेसिस पे बताओ, ज़्यादा बढ़िया है। तो पहला नेचर में ही ले लेते हैं, बेसिस ले लेते हैं। मतलब ये आपका बेसिस हो गया, बेसिस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस देगा, वो कुछ बेसिस बता देगा, उन बेसिस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस बताना होगा। जैसे कि पहला बेसिस है नेचर। ठीक, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का नेचर क्या है? देखो, ये होता है कंपलसरी और ये होता है ऑप्शनल। मतलब डेलीगेशन कंपलसरी है, मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें अपना थोड़ा बहुत काम शेयर करना पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे पावर डेलीगेट की जा रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वो पावर दे, तो वो नहीं देगा, उसका मन। नेचर। ठीक, ये नेचर हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैंने वैसे नोट्स में भी लिखवा रखा है। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे लेस फ्रीडम होती है, आप प्रिस्क्राइब लिमिट में काम कर सकते हो, आपकी लिमिट डिसाइड है। हमने बात की थी कि प्रिस्क्राइब लिमिट में वो फैसले ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट की बात ही नहीं करी हमने कहीं, वो अपने आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल कम है, ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलेगी हमें। तीसरा स्टेटस, अगर हम बात करें यहाँ पे हम जो है रूटीन वर्क देते हैं, छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करने को दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ठीक है, मतलब रूटीन वर्क और टास्क जो है शेयर ओनली, यहाँ पे खाली रूटीन वर्क और टास्क शेयर किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉलिसी डिसीजंस, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये नतीजा होता है पॉलिसी डिसीजन का ऑफ टॉप मैनेजमेंट के बेसिस पे। चौथा स्कोप। ठीक, ये छोटा है, ये बड़ा है। भैया यहाँ पे एक मैनेजर एक को पावर दे रहा है, यहाँ पे पूरे लेवल पे बढ़ रही है। पर्पस की अगर मैं बात करूँ, इसका काम होता है रिड्यूस वर्कलोड को कम करना मैनेजर का। ठीक, यहाँ पे इसका काम है इंक्रीज रोल ऑफ सबॉर्डिनेट के रोल को बढ़ाना। छठा और आखिरी, ठीक, विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे हम जो हमने पावर दी वापस ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये आपका 5 चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 इससे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में के अलावा छोड़ो, मैंने पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया। ये जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है वो फिर से बता देता हूँ। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर लेना, और प्रोसेस कर लेना। इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और प्रोसेस से भी देखने को मिलेगा। ठीक, इनफॉर्मल फॉर्मल से कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा, पहले फॉर्मल से कई बार पूछा गया है। ठीक, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आएंगे आएंगे। ठीक है,